क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, 3 फरवरी का करंट अफेयर बजट स्पेशल वाला होने वाला है। इसमें हम लोग बजट से रिलेटेड सारे सेक्टर्स में, जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे कल कवर किया था ना, वैसे ये बजट से संबंधित सारी चीज़ें, सारे फैक्ट, सारे कॉन्सेप्ट बारी बारी से यहाँ पर पूरे करेंगे। ठीक, और बिल्कुल डिटेल में जो है, आपको और भी सारे पॉइंट्स चाहिए, लगातार हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कोई क्वेरी है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप कर सकते हैं 9650347272 पर। ठीक, और ये सारे ही टॉपिक जो है बजट से संबंधित हैं। यूनियन बजट ओवरऑल क्या बता रहा है, गति, शक्ति, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, मॉनिटरी सेक्टर, फिजिकल पॉलिसी, एनर्जी ट्रांजिशन and climate action. So let's begin with the basic facts related to budget. देखिए, आर्टिकल नंबर 112 में बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी बजट शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, बल्कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द यूज हुए हैं, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट। ठीक, और संविधान के अनुसार प्रेसिडेंट को ये बोला गया है कि वो बजट का जो है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है लाएंगे, लेकिन उनकी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट पेश करते हैं या करती हैं पार्लियामेंट में बजट को, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ठीक, और एक जो बजट जैसे इस बार का आया तो उसका नाम क्या है, 2022-23, लेकिन इसमें 3 साल का डेटा होता है। एक तो भाई साहब 20-21, जैसे अगले साल मतलब इस साल क्या चलेगा, 1 अप्रैल से लेके आपका 31 मार्च तक का। ठीक, 22 और 23 का हो गया। ठीक, इसका जो है एस्टिमेट्स होते हैं, कितना हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर करेंगे। पिछले साल का जो अभी चल रहा है साल, अभी 31 मार्च में वित्तीय वर्ष चल रहा है ना 21-22 का, तो उसमें कई सारे जो है बजट एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक, और इसमें जो है आपका 22-23 में एडवांस एस्टिमेट्स होते हैं, और आपका 2020-21 मतलब उसके एक इस वित्तीय वर्ष जो अभी चल रहा है उसके पहले वाले वित्तीय वर्ष का रिवाइज्ड एस्टिमेट्स होते हैं, फाइनल एस्टिमेट्स होते हैं। ठीक, तो कभी पूछा जाए तो इस तरीके से आप लोग से ये ईयर वाइज दे सकता है कि मतलब इस बार का ये आया है तो बताइए कितने ईयर का इसमें डेटा होगा। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके से जवाब देना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने, मिनिस्टर हैं हमारी फाइनेंस की, उन्होंने टेबल किया यूनियन बजट को। ये बजट का नाम ये कहती हैं खाता बही। ठीक, खाता बही बोलती हैं इसे। और जो है यहाँ पर की हाइलाइट्स देख लेते हैं। इस बार इन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है 9.2% होने वाली है, जो कि हाईएस्ट होगी अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज। ठीक है ना, और कई सारी, जैसे हम लोग ने इकोनॉमिक सर्वे जरूर देख लीजिए, वाला वीडियो जरूर देख लेना, कल अभी जो है इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक, इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें भी हमने बताया था कि वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो उन सब ने जो भी एस्टिमेट्स भारत के लिए बनाए हैं, बताए हैं, प्रिडिक्शंस किए हैं, वो भारत को लार्ज इकोनॉमी के क्षेत्र में, लार्ज इकोनॉमी जितनी भी है उनमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बना देता है। ठीक, 9.2 बजट में बताया गया है। ध्यान रखना एक एक चीज। इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम जो है 14 सेक्टर में है, उनका नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। उसमें 60 लाख नई जॉब क्रिएट की जा सकती हैं और 30 लाख करोड़ रुपए तक का और एडिशनल प्रोडक्शन उत्पादन हो सकता है। एक बहुत ही बेहतरीन चीज उन्होंने यहाँ पे चालू की है। अभी तक हम लोग देख रहे थे लगातार आज़ादी का अमृत महोत्सव देख रहे थे @75, जब 75 साल भारत देश की आज़ादी के हो रहे थे, तो उसके हम लोग कई सारे कार्यक्रम देख रहे थे अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के। इसी में अब इन्होंने बोला है कि अमृत काल आने वाला है। अमृत काल, जैसे कि भूतकाल होता, भविष्य काल होता, वैसे अमृत काल है, जब 25 साल, अभी 75 + 25 और इंडिया 100 साल का होगा तो अमृत काल आ जाएगा। तो इस 25 सालों में जो है हमें क्या करना है, हमें 4 पिलर पे काम करना है। 4 पिलर कौन कौन से इन्होंने बताए हैं। पहला, पीएम गति शक्ति मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। दूसरा, समावेशी विकास करना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं करना है। तीसरा, प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, यानी कि उत्पादकता वृद्धि, निवेश, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांजिशन, ऊर्जा संक्रमण। ट्रांजिशन कहां पर, मतलब कि आपका जो फॉसिल फ्यूल्स हैं,
जो कन्वेंशनल एनर्जीज हैं जैसे कि कोयला, आपका पेट्रोल, डीजल, इससे ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। ठीक, तो एनर्जी ट्रांजिशन करना एंड क्लाइमेट एक्शन, तो ये तीसरा है। और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, निवेश का वित्त पोषण। इन चारों चीजों पे हम काम करेंगे तो अमृतकाल 100 साल जब भारत के होंगे, 25 साल अभी के मिलाकर। ठीक, तो ये 4 पिलर है और इन्हीं 4 पिलर में जो पहला पिलर है गति शक्ति योजना, उसके 7 इंजन है, वो हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे पिक्चर देख लेते हैं एक बजट एट ए ग्लांस की। ये पीआईबी की तरफ से दिया गया है, केबी के लगाते हैं, आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे देखिए रिसिप्ट बजट में मैंने आप लोग कई सारे टेलीग्राम चैनल पे अपने दिए थे ऑडियो लेक्चर पिक्चर्स, उसमें ताकि बजट की जितनी भी टिट बिट्स होती हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, सारा कुछ आपको बैकग्राउंड पता हो। तो उसमें मैंने आपको बताया था बजट में 2 बजट होते हैं, एक रेवेन्यू बजट होता है, दूसरा कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू बजट में भी व्यय और जो है रिसिप्ट होती है, राजस्व होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय होता है और पूंजीगत आपका जो है रेवेन्यू राजस्व भी होता है। ठीक, तो यहाँ रेवेन्यू के अंतर्गत रेवेन्यू जो बजट है उसके, और रेवेन्यू रिसिप्ट जो आई हैं कैपिटल की, तो ये दोनों चीज़ बताई गई है। यहाँ पर देखिए 2021 एक्चुअल की बात हो रही है। ठीक, और यहाँ पर देखिए 21-22 और 21-22 रिवाइज एस्टिमेट। अच्छा, ऊपर जब मैंने वो बताया था ना 2020-21 की बात जो करी थी, वो एक्चुअल होगा, ठीक है ना, रिवाइज नहीं एक्चुअल होगा। तो ये वाली चीज़ जो पिछले साल का होगा वित्तीय वर्ष का। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो रिसिप्ट आई है, राजस्व आया है रेवेन्यू में। अच्छा, रेवेन्यू जो बजट होता है वो डे टू डे के लिए होता है, और जो कैपिटल होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, और उससे कुछ इनकम बनती है हमारी। ठीक है, तो ये लगातार बढ़ी है रिसिप्ट में, और ये जो है कम हुआ है फिर बढ़ा है। तो ट्रेंड याद रखना, मैंने आप लोग पहले बताया कि यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन ऑल्सो दे यूज टू आस्क अबाउट द ट्रेंड, कि पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ा है कि घटा है कि जिगजैग रहा है, इस तरीके से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हमारा लगातार। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटा है फिर बढ़ा है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन लास्ट फ्यू ईयर्स हमारा क्या लगातार बढ़ा है, लगातार गिरा है, जिगजैग रहा है, या मतलब लगातार मतलब सेम रहा है, तो आप कहोगे कि नहीं, जिगजैग रहा है, थोड़ा सा नीचे गया फिर ऊपर है, फिर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक, तो ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक सर्वे बजट से पूछता है। ठीक, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3, ऑब्वियसली इकोनॉमी बजट की बात कर रहे हैं हम लोग। बजट स्पेशल वीडियो है पूरा, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अब भाई साहब गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, इसके 7 इंजन इसमें कहे गए हैं बजट में कि हमें फोकस करने हैं। ठीक, कौन कौन से भैया? सड़क, ठीक, रेलवे, हवाई अड्डे, ठीक है, बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स, जन परिवहन यानी कि मास ट्रांसपोर्ट, जलमार्ग, और रसद अवसंरचना यानी कि लॉजिस्टिक्स। ठीक है, और जो स्कोप है, ये सब 7 इंजन पे काम करोगे तो जो स्कोप आएगा वो क्यों हम कर रहे हैं 7 इंजनों पे काम पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत, ताकि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, आर्थिक परिवर्तन हो सके। ठीक, सीमलेस मल्टीमोडल कनेक्टिविटी, निर्बाध मल्टीमोडल कनेक्टिविटी हो सके। ठीक है, और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी यानी कि दक्षता आ सके, रसद दक्षता आ सके। ये प्रोजेक्ट जो है पर्टेनिंग टू दी 7 इंजन इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे इन 7 इंजन, सड़क में, हवाई अड्डे पे, और ये पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट पे, इन सबको जो है पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क से जोड़ा जाएगा उसके से। ठीक है, उसके साथ अलाइन कर दिया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट में नेशनल हाईवे के नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर करने की बात कही गई, एक्सपेंड करने की बात की गई। 2022-23 में 20,000 करोड़ रुपया जो है दिया गया है, मोबिलाइज किया जाएगा इस नेशनल हाईवे एक्सपेंशन के लिए। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, अच्छा मल्टी मॉडल का क्या मतलब है? इसमें रेलवे भी आएगा, रोड भी आ सकता है, वाटरवे भी आ सकता है, एयरपोर्ट भी जुड़ सकता है। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स तो है लेकिन मल्टी मॉडल है, तो इसको पीपीपी की मोड के थ्रू करेंगे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। ठीक है, 2022-23 में, और उसको 4 लोकेशन पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स बनाए जाएंगे। एक तो जोगी गुफा का नाम आपने सुना होगा, कहाँ पर है बताइए? रेलवे के केस में देखो ये चीज़ बहुत चल रही है, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट था, यूपी गवर्नमेंट ने ऐसे कर रखा है। वैसे देखिए अब क्या है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। ठीक, ये इसलिए किया जा रहा है, रेलवे के टर्म में बता रहा हूँ, रेलवे इसलिए किया जा रहा है कि ये हेल्प कर सकेगा लोकल बिजनेस और सप्लाई चेन्स को।
लोकल बिजनेस सप्लाई चेन्स के लिए करेगा मतलब हेल्प। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। बी 2000 किलोमीटर जो रेलवे का नेटवर्क है उसको कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। ठीक, ये एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है स्वदेशी, जो कि कैपेसिटी ऑगमेंट करेगी हमारे रेलवे ट्रैक्स की। ठीक, कवच किससे संबंधित, अगर मान लो आपसे वैसे ही पूछ लिया जाए कि कवच किससे संबंधित है, तो डिफेंस नहीं उसमें मार्क करके आना, रेलवे मार्क करके आना। ठीक, 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी अगले 3 सालों में, और 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाए जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए अगले 3 सालों में। ठीक, ये सारे फैक्ट्स हैं। पर्वतमाला नया है भाई साहब, इसको हिमालय से जोड़ के या स्कीइंग करेंगे या कोई उस तरीके से नहीं। रोपवे, आप लोगों ने देखा होगा जम्मू कश्मीर गुलमर्ग गए हो तो गंडोला राइड होती है ना, ऐसे करके ये टंगे रहते हैं, इसमें आप जाते हो, जो है रोपवे से कहते हैं। तो रोपवे के विकास कार्यक्रम के लिए पर्वतमाला स्कीम नई चलाई गई है, और ये 8 रोपवेज में प्रोजेक्ट हैं 60 किलोमीटर लेंथ के। ठीक, रोपवे 60 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक, अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एजुकेशन। देखिए एजुकेशन में भी यहाँ पे फिर से आ गया वन क्लास वन टीवी चैनल। ये एक तरीके का जो है आपका प्रोग्राम है जो कि पीएम ई विद्या पे चलता था। अब देखो एजुकेशन में आप एक यहाँ पे देखोगे, बॉटम लाइन में आपको बताऊं, सब कुछ डिजिटली करने की कोशिश करी जा रही है। जैसे मैं आप लोग के साथ में डिजिटली जुड़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन सारी चीज़ें प्रोवाइड कर, वैसे गवर्नमेंट भी करना चाह रही है अब। ठीक, वो चाह रही है कि डिजिटली ऑनलाइन सारी एजुकेशन दी जाए। तो वन क्लास वन टीवी चैनल ई विद्या का जो प्रोग्राम है, अब इसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा 200 टीवी चैनल पर। वेरी नाइस। ठीक, वर्चुअल लैब और स्किलिंग ई लैब होंगी, मतलब कि कौशल प्रोवाइड करना है, कुछ लेबोरेटरी में को करना, सब कुछ ई लैब, सिर्फ ऑनलाइन, ताकि इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स और सिमुलेटेड लर्निंग, मतलब कि आप जो है जैसे होता है ना कि हवाई जहाज उड़ाना, तो एक वो पहना देंगे चश्मा वश्मा, फिर आपको ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज आप उड़ा रहे हो, तो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम इन्वायरमेंट में आपको रख के वहाँ की ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो सारी लेबोरेटरी यहाँ पे इस तरीके की बनाई जाएंगी। हाई क्वालिटी ई कंटेंट जैसे कि हम आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों को पसंद भी आ रही है, ना पसंद आई तो प्लीज़ जरूर बताइएगा। हाई क्वालिटी ई कंटेंट बनाएंगे और उसको डिजिटल टीचर्स जो है आपका डिलीवर करेंगे, जैसे कि हम लोग हैं, पता नहीं जो है और कितना ज़्यादा इसमें काम किया जाना है, क्या चीज़ें और करेंगे, हम लोग भी कोशिश करेंगे आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ लेके आएँ। डिजिटल यूनिवर्सिटी भाई साहब, पूरा विश्वविद्यालय डिजिटल, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन होगी, विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा वाला सभी के लिए। बिल्कुल रीच तो ही है तगड़ी ऑनलाइन की, और पर्सनलाइज लर्निंग होगी। जैसे आप लोग के लो, मैं हर एक बच्चे के अनुसार उसका प्लान, उसके खामियां, उसके इम्प्रूवमेंट, उसके बेहतरी के लिए बताता हूँ। वैसे ही पर्सनलाइज लर्निंग सेम चीज़ें देखो गवर्नमेंट भी कर रही है, ऐसा लग रहा है बजट में उन्होंने मेरी बात सुनी है। और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास के लिए एक देश स्टैक ई पोर्टल चालू किया जाएगा। देश स्टैक ई पोर्टल का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक, कौशल प्रोवाइड करना और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम, मतलब कि डिजिटल परिस्थितिकी तंत्र। देश स्टैक ई पोर्टल, जहां जहां मैं ये आपको एम्फेसिस करके बता रहा हूँ ना, प्लीज इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से ही क्वेश्चन आएंगे, पीडीएफ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगी हमारे चैनल पर, टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक, ये लाउड की गई है कि आप सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए, उनको कौशल दिया जाए, फिर से री स्किल किया जाए, अप स्किल किया जाए। ठीक, थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग, सब कुछ ऑनलाइन। ठीक, स्टार्टअप भी प्रमोट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा ड्रोन के क्षेत्र में, ड्रोन शक्ति के नाम पे। ठीक, स्टार्टअप्स को कहा जाएगा कि भैया ड्रोन शक्ति में आओ, स्टार्टअप चलाओ, ड्रोन एज ए सर्विस, ड्रास। ठीक, तो ये भी जो है ड्रोन के क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा, उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। ठीक, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बजट में भाई साहब क्या क्या हुआ देखो, 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया। 1.63 करोड़ फार्मर्स को उनके जो है वीट और पैडी के प्रोक्योरमेंट के लिए, जो धान और गेहूं की खरीद करी गई, 1.63 करोड़ किसानों को, उनको 2.37 लाख करोड़ रुपया सीधा भुगतान उनके अकाउंट में किया गया। ठीक, केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की को प्रमोशन करने की बात करें, देखो ये अच्छी बात है, जो केमिकल फ्री होना जरूरी है, ये क्लाइमेट चेंज, आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। साथ ही साथ आप अगर देखोगे तो एक्सपोर्ट करने के भी
इसमें ज़्यादा जो है चांसेस बढ़ेंगे। अच्छा, आपसे कहा जाए कि आप कैसा कैसा खाना खाना चाहते हैं, तो आपको आपको अगर ऑप्शन दिया जाए कि भाई साहब आपको जो है ये पेस्टिसाइड वाला है, केमिकल से बना हुआ एक मतलब के द्वारा उगाया हुआ जो है क्रॉप है, फसल है, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनिक एकदम स्वच्छ, तो आप क्या चूज़ करोगे? तो जब आपके पास ऑल्टरनेटिव होगा तो आप जो है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग के द्वारा जो क्रॉप उगी है उसी को करोगे ना। तो वैसे ही, और फिर भाई एक्सपोर्ट करने के लिए और हमारे पास, तो इससे एग्रीकल्चर और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। ठीक, थ्रू आउट जो है कंट्री पे बढ़ावा देने की बात करी गई है। इनिशियल फोकस जो है इसमें वो गंगा रिवर के अलोंग जो 5 किलोमीटर में जिसकी लैंड, जैसे ये गंगा रिवर चल रही है तो इससे 5 किलोमीटर दूरी पे जिसके भी ज़मीनें हैं उनको जो है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाने की कोशिश की जाएगी पहले, फिर पूरे देश में। नाबार्ड को ये फैसिलिटेट किया जाएगा फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप और एक, मतलब नाबार्ड आपको पता है ठीक कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जो है फंड वंड देता है। ठीक, तो उसमें क्या है कि उसको कुछ स्टार्टअप तैयार करने के लिए, उनको फाइनेंसिंग करने के लिए जो है फंड दिए जाएंगे एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइज। ठीक, आपका ग्रामीण उद्यमिता की तरफ बढ़ावा देने के लिए। किसान ड्रोन, अब किसान ड्रोन ऐसी ड्रोन होगी जो कि फसल का मूल्यांकन भी करेगी। मान लीजिए फसल लॉस हो गई, ठीक है ना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, तो उसको देख रहा है कितना क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करेगा, इंसेक्टिसाइड और न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव भी करेगा किसान ड्रोन। केन बेतवा लिंक, इस तरीके से 5 रिवर्स की लिंकिंग करी गई है। इसको मैं अलग से आपको लोग के डेटा जो टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, कृपया करके ज्वाइन करें। केन बेतवा लिंक जो है 400 करोड़ का आउटले इसमें दिया गया है। केन बेतवा लिंक को जो है इंटरलिंक कर देंगे, इससे करीबन 8 लाख हेक्टेयर जो फार्मर्स की लैंड है उसको सिंचाई की जो है सहूलियत हो जाएगी। हेल्थ सेक्टर से संबंधित अपने बजट में क्या कहा गया भाई साहब, तो एक ओपन प्लेटफॉर्म चलाया जाएगा। ठीक, ओपन प्लेटफॉर्म मतलब सब लोग, हम लोग यूज कर सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, इसको रोल आउट किया जाएगा। कई लोग को देखा गया है कि डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, सुसाइड कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, ये सब। तो उन लोग को एक्चुअली ऐसा नहीं कि वो लोग बीमार हैं या कुछ है, उन लोगों को सहायता नहीं मिल पा रही। तो उसी क्षेत्र में जो है भारतीय गवर्नमेंट ने कुछ प्रयास किए हैं, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक, टेली क्यों? क्योंकि आप फ़ोन करके ऑनलाइन जो है मेंटल हेल्थ से संबंधित बातचीत कर सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को हो जाता है, चाहे कितना भी रुपया पैसा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर मेंटल हेल्थ में मतलब, क्योंकि महत्वाकांक्षाएं हैं, ठीक है ना, बुद्ध जी ने कहा था ना कि दुनिया में सौरो है, सौरो का रीज़न है डिज़ायर, एम्बिशन। तो एम्बिशन है आपके पास कितना भी कुछ हो। अंबानी भी ये सोचने लगे कि यार मैं अभी दुनिया का जो है सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, और फिर उसके बाद ये सोचने लगे कि यार मैं बना रहूं या मैं और कर लूं, इतनी वेल्थ कर लूं कि मेरे जो है 7 पुश्ते सबसे, तो कोई अंत नहीं है। तो इसलिए मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उसी के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण जो है इसमें मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करी जाएगी, केयर सर्विसेज दी जाएंगी। 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है सेटअप किए जाएंगे। नीमहंस एक संस्था है आपका जो कि नोडल सेंटर होगी इस मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस के, और ये मेंटल हेल्थ के उसमें काम करते हैं। और एक है IIITB, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, ये टेक्नोलॉजी सपोर्ट देगा टेली मेंटल हेल्थ को। भाई ऑनलाइन कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, तो एक सपोर्ट देने के लिए ये IIITB आपका मदद करेगी। सक्षम आंगनवाड़ी, इसको मैंने अभी जो है जब तैयारी कर रहा था इस कंटेंट की, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में बताया था। इसके मतलब एक तरीके से क्या है कि ये मदद करेगा जो भी हमारे पास आंगनवाड़ी हैं उनको जो है अपग्रेड करेगा, उनको सक्षम बनाएगा, कैपेबल बनाएगा कि वो व्यूमन और चाइल्ड की इंटीग्रेटेड उनको जो है बेनिफिट दे सके थ्रू मिशन शक्ति। ये सब व्यूमन एंड चाइल्ड के लिए जो है स्कीम है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य और आपका पोषण 2.2। 2 लाख आंगनवाड़ियों को अपग्रेड किया जाएगा सक्षम आंगनवाड़ी में। टेलीग्राम चैनल पे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताइए सक्षम आंगनवाड़ी क्या चीज़ है, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जो बताया है। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण और शहरी अवसंरचनाएं, हर घर नल से जल। ठीक, ये स्कीम है भाई साहब कि हर घर में नल से मतलब टैप वाटर, आपको ड्रिंकिंग टैप वाटर मतलब अभी तो आ रहा है, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर मिले। टैप से आपने खोलो, अलग से आपको RO ये सब जरूरत नहीं है।
तो 60,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन यहाँ पे आवंटन किया गया है 3.8 करोड़ हाउस होल्ड के लिए अंडर द हर घर नल से जल स्कीम। हाउसिंग फॉर ऑल, भाई साहब सभी के लिए आवास की जो स्कीम चल रही है, इसमें 80 लाख हाउसेस के लिए 48,000 करोड़ रुपया दिया गया है। पीएम आवास योजना ग्रामीण और शहरी, कोई बता सकता है कितने कितने स्कीम, कितने कितने घर इसमें बताए गए हैं। एक नई स्कीम आई है पीएम डिवाइन, अब ये पता नहीं कैसे जो है नाम रखा गया है, नाम में भी काफ़ी तगड़ा है, पीएम देव और आइन डिवाइन है जो भी है। तो ये प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक, पीएम डिवाइन ये फुल फॉर्म बन जाता है। ये लॉन्च किया गया है तो फंड मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनको फंड करने के लिए, ठीक। तो पीएम डिवाइन इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इतना ध्यान रखना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक विकास जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए, ठीक। एक 1500 करोड़ रुपए का जो है आजीविका संबंधित जो है यूथ और वीमेन के लिए स्कीम चलाई गई है। अर्बन प्लानिंग में आपका कई सारे टाउन प्लानिंग स्कीम हैं और बिल्डिंग बायलॉज हैं, आपके जो है भवन उपनियम है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, इन सबको जो है यहाँ पर अर्बन प्लानिंग में किया जाएगा, ठीक। ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट समझते हो, जैसे कि ये मान लो आपकी जो है रोड है, मेन रोड, या फिर ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रेलवे है, दिल्ली का बताता हूँ, यहाँ से कोई उतरा, ठीक, तो उसको तुरंत जो है एक ई रिक्शा मिल गया और अपने घर तक पहुँच गया, ठीक। मान लीजिए दिल्ली तक किसी को पहुँचना है तो वो ट्रेन से उतरा, ट्रेन से आया, फिर वहाँ से ट्रेन से उतर के उसको मेट्रो तक जाना, तो उसको जो है बस मिल गई, बस से वो पहुँचा और बस से उसने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो पकड़ के वो जो है वहाँ से उसको ई रिक्शा मिला, ई रिक्शा से अपने घर पहुँच गया। तो ये क्या है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है, इसको बोलते हैं पूरी स्कीम को। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी, आप बैटरी पकड़ ले भाई, तू मेरी ले ले मैं तेरी ले लूँ वाली चीज़ें अब हो सकेंगी, सेटअप किया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरियाज, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई जाएगी, ठीक, कि आप भाई जरूरी भी है, बैटरी से आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे तो बैटरी स्वैप कर लो, अच्छी बात है। लैंड रिकॉर्ड जो है भूमि अभिलेख जो है उनका प्रबंधन किया जाएगा, एक यूनिक नंबर दिया जाएगा हर लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा गाटा संख्या क्या है बताओ जमीन की, फिर उसके हिसाब से आपकी जमीन का निकाल दिया जाता है भूलेख में, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें IT बेस्ड मैनेजमेंट किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स को भी मतलब एक तरीके से डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। इंडस्ट्री से संबंधित बजट में क्या चीज़ें आई देखिए, एक तो आप लोग ने सुना होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक, उसमें क्या है कि मजबूरन लोगों को जब निकलना होता है उस बिजनेस से, तब उनको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू जाते हैं वो। लेकिन अगर वॉलंटरीली कोई किसी कारणवश चाहता है किसी बिजनेस को छोड़ना तो कैसे करे, तो उसका तो कुछ है ही नहीं। तो इसी के लिए जो लाया गया है सी पेस क्या है, एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, कोई अगर तेजी से त्वरित रूप से कॉर्पोरेट से कोई निकास करना चाहता है, पूरा फुल फॉर्म है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, ये जल्दी वाइंड अप कर सकें कंपनी को, उसके लिए लाया गया, अच्छी बात है। अगला फिर कुछ और आइडिया किसी को आता और बेहतर आइडिया तो उस पर चला जाए। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स, ठीक, तो ये AVGC क्या है भाई साहब, ए है आपका एनिमल, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक, आजकल गेमिंग का बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स बनाई जाएगी और ये फिर ये देखा जाएगा कि भाई साहब कितना पोटेंशियल इस सेक्टर में, तो आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना। PUBG और ये सारी चीज़ों को देखते हुए और इस समय जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है गेमिंग की तरफ जा रहे हैं, वर्चुअल उसमें जा रहे हैं, तो ठीक है, गवर्नमेंट भी इसकी तरफ बढ़ रहा है। डिजिटलाइजेशन मेरे ख्याल से इस पूरे बजट में अगर देखा जाए तो बॉटम लाइन है डिजिटलाइजेशन, ठीक है। तो टेलीकॉम सेक्टर देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि गांधी जी को सैनिटेशन से जोड़ा गया है, मुझे लगता है कि मोदी जी को आने वाले समय में या जब भी कभी होगा, उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है, 10 साल रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, वो भी ठीक है। लेकिन डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में भारत में डिजिटलाइजेशन को लाने वाले अगर कोई है बहुत ज़्यादा मतलब व्यापक रूप से, तो उसमें मोदी जी का नाम जोड़ा जाएगा, हमेशा गिना जाएगा, ये तो है। टेलीकॉम सेक्टर में भी क्या है, डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग करी जाएगी। ये आप लोग को मैंने बताया भी था कि डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग एक आपका सेमीकंडक्टर्स के लिए स्कीम चलाई गई है। वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम 5G के लिए जो है लाया जाएगा PLI स्कीम के अंतर्गत, ठीक। 5G वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर मैं वीडियो दूंगा, एक एक चीज़ जो है इसके बारे में आप लोग को समझाऊंगा, ठीक। एक्सपोर्ट प्रमोशन, अब देखो बहुत अच्छी बात है, निर्यात को तो बढ़ाना है यार, फॉरेक्स हमारे इतने बढ़ गए हैं और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक,
उस एक्ट को रिप्लेस करके नया लॉ लाया जाएगा जो कि स्टेट्स को हमारा एक साझेदार बनाएगा, ठीक, डेवलप करने में एंटरप्राइजेज एंड सर्विसेज हब को। ठीक, अभी ऐसा देखा जाता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है और वो जबरदस्ती घुस रहा है अपना स्टेट की जगह पे, जो है एक फॉरेन टेरिटरी या केंद्र की जो है जगह बनी हुई है। तो एक नया लॉ लाकर स्टेट्स को अपने साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ ये बढ़ावा देने की बात करी जा रही है। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स, ठीक। एमएसएमई के क्षेत्र में भाई साहब बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अगर आप देखो एमएसएमई वैसे भी मैन्युफैक्चरिंग और सबसे ज़्यादा टियर 2 टियर 3 छोटी जगहों पे एमएसएमई जो आपका लघु सूक्ष्म और मध्यम जो एंटरप्राइजेज हैं, उद्यम है, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रोजगार पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्पादन करते हैं। तो ये क्षेत्र में मुझे लगता है, अगर जैसे अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने पैसा डाला है, तो एक तरीके से ये मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा कि लोगों तक डायरेक्ट उनको जो है अलग अलग स्कीम की जगह एक, अगर ज़्यादातर लोग इसी में काम कर रहे हैं तो वहाँ से सबको बेनिफिट हो सकेगा। तो देखिए क्या क्या किया इन्होंने भी इंटरलिंकिंग करी है गवर्नमेंट ने भी, जैसे हम लोग को जो है कीड़ा है इंटरलिंकिंग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे इन्होंने भी क्या किया है कि कई सारे पोर्टल थे अलग अलग, असीम पोर्टल, एनसीएस, ई श्रम, उद्यम, इन सबको इंटरलिंक कर देंगे, आपस में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 130 लाख एमएसएमई जो है उनको एडिशनल क्रेडिट दिया और ज़्यादा जो है ऋण दिया जाएगा, किसके जरिए, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम के अंतर्गत। ईसीएलजीएस को मार्च 2023 तक बढ़ावा दे दिया गया है, मतलब एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक। ये बहुत ही इस पे लोग खुश हुए हैं। और इसके अलावा गारंटी कवर जो ईसीएलजीएस के अंतर्गत है वो पहले 50,000 करोड़ था, अब गारंटी कवर भाई साहब 5 लाख करोड़ कर दिया गया है, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक। अब इसके अलावा देखो ये थी एमएसएमई की बात, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। अब बात हो रही है 2 लाख और भी छोटे जो इंटरप्राइजेस उनके लिए, कौन कौन से, माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस, मीडियम की बात नहीं हो रही, ठीक। तो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए 2 लाख करोड़ एडिशनल ऋण दिया जाएगा, ठीक। तो फैसिलिटेट करेंगे, और कौन करेगा इसमें फैसिलिटेट, कौन इसमें, मतलब ये 2 लाख करोड़ रुपए एडिशनल कौन देगा, माइक्रो स्मॉल, ये देगा क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, एक बना हुआ न्यास फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, वेरी नाइस। इसके बाद रैंप प्रोग्राम क्या, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, इसके लिए भी 6,000 करोड़ रुपए दिए गए। रैंप प्रोग्राम आपसे पूछा है भैया बताओ रैंप प्रोग्राम क्या है, तो आप लोग को ये बताना है कि ये एमएसएमई से संबंधित है, ठीक। गॉट इट, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम। यूपीपीसीएस स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो फुल फॉर्म भी आपको विधिवत तरीके से पता होना चाहिए, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक जो है बजट से संबंधित मॉनेटरी सेक्टर, मौद्रिक क्षेत्र। देखो बैंकिंग में देखा जाए तो 100% 1,00,000 जो पोस्ट ऑफिस है ना, उनको कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। कोर बैंकिंग सिस्टम समझते हो क्या होता है, इससे ये होगा, इसका एप्लीकेशन बता देता हूँ कि आपका बैंक, मान लीजिए आपके गांव वाले पोस्ट ऑफिस पे या फिर घर वाले जो आपका घर है वहाँ के पोस्ट ऑफिस में आपका कोई खाता होता था, लेकिन आप चले गए उस वहाँ से दूर कहीं किसी और जगह, तो वहाँ पे कहा जाता है भाई साहब जहाँ जिस पोस्ट ऑफिस में आपने खुलवाया है वहीं वहाँ पे जाकर ही चीज़ें हो पाएंगी। तो अब ऐसा नहीं, कोर बैंकिंग सिस्टम जब हो जाएगा तो वो सब आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगे, एक वेब में बन जाएंगे। आप भले ही किसी और भी जगह पे हो, वहाँ पे अगर पोस्ट ऑफिस है तो आप वहाँ से भी ट्रांजैक्शन और सारी चीज़ें कुछ चेंजेस करा पाओगे, जो जैसे कि बाकी अब बैंकों में होता है। इट्स ए वेरी नाइस मूव, और जो है क्योंकि इसकी रीच बहुत ज़्यादा है पोस्ट ऑफिस का, और पोस्ट ऑफिस खुद भी अब एक पेमेंट बैंक है, ध्यान रखना, ठीक। तो ये जो है हेल्प करेगा आपका वित्तीय समावेशन में, ठीक, फाइनेंशियल इंक्लूजन में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है, जो मैंने आपको शेड्यूल कमर्शियल बैंक अपने इकोनॉमिक सर्वे में बताया था क्या होता है, बताइएगा कोई कमेंट करके जिसने भी सुना हुआ है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक सेटअप किए जाएंगे, टू सेटअप, वो सेटअप करेंगे 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ठीक, 75 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट की तरह इसको चालू किया जा रहा है। 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, ठीक। तो मतलब यह है कि कुछ जगहों पे 75 डिस्ट्रिक्ट पे डिजिटल बैंकिंग यूनिट होंगी, मतलब वहाँ की ब्रांच क्या है, डिजिटल है, इस तरीके से, ठीक। तो डिजिटल रूपी भाई साहब ये बहुत ही बड़ा एक यहाँ पे निर्णय लिया गया है भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा। देखिए उन्होंने, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था भाई साहब, बताया भी था कई बार कि डिजिटल करेंसी आने वाली है, ठीक, जैसे कि बिटकॉइन होती है, बिटकॉइन भी डिजिटल करेंसी है, लेकिन डिजिटल करेंसी के अंतर्गत क्रिप्टो करेंसी है। ये डिजिटल करेंसी क्या होती है, ये जो है जिसमें
कुछ ऐसी करेंसी जैसे कि डिजिटल रुपी आ गई, इसको सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट कर सकेंगे। लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जो बाकी हैं, इनको कोई भी केंद्रीय जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, वो रेगुलेट विनियमित नहीं करता है, ध्यान रखना। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाय द रिजर्व बैंक स्टार्टिंग 2022-23 में करेगा गुड इफेक्ट। ठीक, इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक जो है टॉपिक आया था, वर्चुअल एसेट क्या क्या होते हैं। तो वर्चुअल एसेट पे जो है इधर बजट में कहा गया कि 30% तक जो भी आप कमाओगे, मान लीजिए आपने 100 रुपये लगाए, उस पर आपको जो है 10 रुपये की आपकी इनकम हुई, तो उस 10 रुपये पे 30% लगेगा। कई लोग को जो है ये भ्रम हो रहा है कि पूरे जो है 110 रुपये पे 30% लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो इनकम आप उससे जनरेट करोगे उस पे 30% लगेगा। तो इस केस में 3 रुपए आपका कटेगा। वर्चुअल एसेट कौन कौन से हैं? नॉन फंजिबल टोकन, करंट अफेयर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं क्या चीज होती है। और आपका क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल यानी बाकी जो करेंसी, उनको जो भी रिसीव करेगा उनके ऊपर वर्चुअल एसेट, क्योंकि ये सारे हैं, तो इस पे 30% इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, और मोबिलाइजिंग रिसोर्स यानी कि संसाधन जुटाना, डाटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। अब देखो, डेटा सेंटर्स जैसे हो गए और एनर्जी स्टोरेज वाले सिस्टम, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे देंगे तो इससे फायदा ये होता है भाई साहब कि इनको एक तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ऋण मिल पाएगा, यानी कि लोन, और वो भी सस्ते ब्याज दरों पर। इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, स्टेटस देने का ये फायदा होता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी बहुत ज़्यादा। वेंचर कैपिटल ये होता है, कई कई लोग, अमीर लोग हैं, वो नए नए आइडियाज़ स्टार्टअप्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उनको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। भाई, बैंकों में और भी जगह 6% ज़्यादा से ज़्यादा, कैपिटल मार्केट में चले जाओ ज़्यादा भी नुकसान भी हो सकता है। स्टार्टअप में कोई गारंटी तो नहीं है, बट अगर चलेगा तो भाई साहब हज़ारों % का जो है फ़ायदा भी हो सकता है। तो कई जो अमीर लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा होता है कि गरीबों की मदद कर सकते हैं, नए नए आइडिया वालों की मदद कर सकते हैं। तो वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी वालों ने काफ़ी ज़्यादा 5.5 लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है पिछले साल में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मदद की है हमारे स्टार्टअप और ग्रोथ इकोसिस्टम को बढ़ाने में। इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया जाएगा। ब्लेंडेड फंड्स प्रमोट किए जाएंगे सनराइज सेक्टर्स के लिए। सनराइज सेक्टर्स कौन होते हैं? नई और ग्रोइंग इंडस्ट्री, ठीक है ना, नई और ग्रोइंग इंडस्ट्री, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो कंपनीज होती हैं, सेक्टर होते हैं, उनको सनराइज सेक्टर जनरली बोला जाता है। वैसे भी कोई नई या फिर ग्रोइंग इंडस्ट्री हो, उसको सनराइज सेक्टर बोलते हैं। ठीक, सुनना है? तो ये चीज़ है। सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स लाए जाएंगे। जैसे सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आप लोगों ने पढ़ा है ना, गोल्ड बॉन्ड की, जैसे जो गोल्ड का पैसा होता है उसी संबंधित जो भी गोल्ड का मान लीजिए प्राइस चल रहा है, तो उसी से जो है डिराइव करके 1 ग्राम जो भी गोल्ड का दाम है वही इसका दाम है, वो लेके आई गवर्नमेंट। इसको सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड बोला गया। और गोल्ड बॉन्ड से, चूंकि ये बॉन्ड है तो इसका जो है कुछ टाइम होगा, तो ये 8 साल का है। और इसमें कहा गया कि 2.5% आपको हर साल दिया जाएगा। और इसके बाद जब भी आप इसको 8 साल की अवधि के बाद जब मैच्योर हो जाएगा, तो गोल्ड का मान लीजिए ये 2.5% मिल रहा है, वो तो है ही, 8 साल तक हमने रखा, वो तो है ही है। इसके बाद जो क्योंकि ये वैल्यू अपनी डिराइव कर रहा था किससे? गोल्ड के प्राइस से। तो गोल्ड का प्राइस मान लीजिए 5,000 से 10,000 हो गया, तो वो 10,000 रुपये भी आपको मिलेंगे। ठीक, फिजिकली कुछ भी नहीं मिलेगा, सब कुछ यूनिट्स में, पैसे के टर्म्स में मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर एक बॉन्ड निकाला जाएगा, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, जिससे कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड किया जाएगा। गॉट द पॉइंट। अगला जो टॉपिक है वो है फिस्कल पॉलिसी संबंधित। देखो, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? जो सरकार के द्वारा, राजकोषीय नीति, सरकार के द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, रेवेन्यू बनाया जा रहा है, तो उससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो डेफिसिट हो रहा है, एक्सपेंडिचर कम है, रिसिप्ट से रेवेन्यू ज़्यादा है तो भाई साहब सरप्लस हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको कैसे, क्या नीतियाँ हैं, कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं, उससे संबंधित है। फिस्कल मैनेजमेंट में बजट एस्टिमेट में ये कहा गया है कि 34.83 लाख करोड़ रुपए का ये होगा, फिस्कल मैनेजमेंट हम करेंगे एक्सपेंडिचर में। ठीक, और जो टोटल एक्सपेंडिचर इसमें बोला गया वो 39.45 लाख करोड़ बोला गया। रिवाइज एस्टिमेट में 37.37 था, ये आपका 21-22 का है। टोटल एक्सपेंडिचर इस बार का जो बजट में है वो कितना है? 29.45 लाख करोड़। ये पूछ सकता है अलग से। ठीक, ये पिछले बजट में ये बोला गया था
जो पिछले साल आया था, ये इस बजट का है टोटल एक्सपेंडिचर। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, टोटल रिसिप्ट की जो बात करी जाए 2022-23 में, तो ये 22.84 लाख करोड़ है। तो आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि इन दोनों फिगर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है भाई। ठीक, फिजिकल डेफिसिट जो बात कही गई है, अब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है, तो ये जो है आपका 6.9% जीडीपी की बताई गई है। इंपॉर्टेंट डेटा है, ये पूछता है। ठीक, पिछले बजट जो एस्टिमेट था वो आपका 6.8 का था। ठीक, फिजिकल डेफिसिट जो 22-23 में रखा गया अगले साल, वो 6.4% रखा गया है। ठीक, तो पिछले साल का जो 21-22 में कितना था आपका 6.9, अगले साल 2000 मतलब कि इस जो बजट चालू होगा आपका ये 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, तो उसके लिए कितना है 6.4% है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखना, किस ईयर की बात हो रही है ये भी ध्यान रखना, ये जरूरी होता है। प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिजिकल स्पेस फॉर स्टेट एनहेंस्ड आउटले। अब देखो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम थोड़ा सा स्टेट्स को ये चाहते हैं कि वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें, यानी कि पूंजीगत निवेश करें, जिससे कि कुछ इनकम बने। ठीक, खर्चा ना करे बल्कि इन्वेस्टमेंट करे, निवेश करे। तो इसके लिए हम स्टेट्स को इनहेंस्ड आउटले करेंगे, कुछ ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे, 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा रिवाइज एस्टिमेट में। अभी इस बार करंट ईयर में दिया भी गया है 1 लाख करोड़ रुपए 2022-23 में जो अब चालू होगा, वो भी स्टेट्स को दिया जाएगा, उनको उनमें निवेश किया जाएगा उनकी इकोनॉमी में। और साथ ही साथ 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब ओवर एंड अबव नॉर्मल बोरोइंग, जो नॉर्मल बोरोइंग वो करते हैं वो तो चलो है ही है, उसके ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए तक का ये दिया जाएगा और 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। मतलब कोई ब्याज देना ही नहीं, 50 साल तक करो, यूज करो, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, ये चीज़ है। 2022-23 में उन्होंने कहा है कि जो स्टेट्स हैं उनको उनका जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका फिजिकल डेफिसिट के लिए जो हम अलाउ करेंगे फिजिकल डेफिसिट, वो 4% करेंगे। ठीक, पूरे केंद्र सरकार की कितना बताया गया 6.4% है आपका 2022-23 के लिए। स्टेट के लिए कह रहे हैं कि हम अलाउ करते हैं फिजिकल डेफिसिट 4% तक के लिए, और जिसमें कि 0.5% जो है हम चाहते हैं कि पावर सेक्टर के सुधार के लिए खर्चा करें। ठीक, तो अच्छी बात है यार। ठीक, तो पावर सेक्टर सुधार होगा तो काफ़ी जो है लोन पहले से ले रखा जो नहीं दे पा रहे हैं, वो जो है ऋण वहाँ का खत्म हो जाएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है बजट में संबंधित वो है एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। अभी देखो एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन ये हमारा अपना जो अमृतकाल वाले 4 पिलर थे उसमें भी था। ठीक, एनर्जी ट्रांजिशन में कहाँ जाना है, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि प्रोडक्शन PLI जो है स्कीम हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल के लिए डाली जाएगी। ठीक, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक फैक्ट है वो ये है कि सोलर जो मॉड्यूल है या फिर सोलर पावर जो इंस्टॉल्ड हम बनाना चाहते हैं 2030 तक, वो कितनी है ओवरऑल, क्या हमारा लक्ष्य है 500 गीगावाट, जिसमें कि सोलर अकेले होगा 280 गीगावाट 2030 तक, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक, और इसके लिए 19,500 करोड़ रुपए प्रोडक्शन PLI स्कीम के लिए दिए गए हैं ताकि मैन्युफैक्चर कर सकें उच्च जो है दक्षता वाले सोलर मॉड्यूल। पूरी बात समझ में आई। और 5 से 7% बायोमास के पैलेट्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गन्ने की भूसी होती है, गन्ने का बगास होता है, ठीक है ना, गन्ने का रस पूरा चूस डालो, उसके बाद जो बचता है वो बढ़िया जलता है, या फिर पराली होती हैं, तो इन सब के बायोमास इनको पैलेट्स बोले जा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये गोल गोल बना देते हैं या फिर स्क्वायर बना लेते हैं। इसको जो भी थर्मल पावर प्लांट्स है जहाँ पे जो है गर्मी से जो है एनर्जी बनाई जाती है ज़्यादातर कोयले से, तो वहाँ पर 5 से 7% तो इन बायोमास पैलेट जो बनाए जा रहे हैं इसको जो है को फायर किया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ CO2 इससे सेविंग भी होगी ऑफ 38 मिलियन मैट्रिक टन की एनुअली, और इससे एक्स्ट्रा इनकम भी भाई साहब मिलेगी, जैसे कि भूसी हो गई, पराली हो गई, स्टबल हो गई, तो ये सब फार्मर से तो खरीदेंगे, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी भाई लोकल्स को, और इससे स्टबल बर्निंग भी एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं करी जाएगी, जिससे कि प्रदूषण जो है नहीं होगा, एयर पोल्यूशन। ठीक, एयर पोल्यूशन।
4 पायलट प्रोजेक्ट भी जो है कोल गैसिफिकेशन और कोल को केमिकल में कन्वर्ट करने वाली इंडस्ट्री पे भी चलाए जाएंगे। फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया जाएगा जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के फार्मर्स को, ताकि वो एग्रो फॉरेस्ट्री को अपना सकें। एग्रो फॉरेस्ट्री ये होती है कि आपका खेत है, खेत में आपने बीच में जो है फसल उगा रखी है और उसके जो पगडंडियाँ हैं, वो जो उसकी मेड़ है, वहाँ पे आपने पेड़ लगा रखे हैं। इसको क्या बोलते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। इसकी पॉलिसी 2014 में आई थी, एग्रो फॉरेस्ट्री। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, बहुत सारी चीज़ें, मैंने फिर भी इसको जो है छोटे छोटा करके इसको जो है कवर करने की कोशिश करी है आप लोगों के साथ में। कुछ एक पिक्चर्स हैं, उनको और देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बोला है ट्रेंड वाले क्वेश्चंस जो है पूछता है यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए फिजिकल डेफिसिट अगले साल का क्या डेटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार पिक्चर। ठीक, तो इसमें जो है आपका देखो, एक तो पहली बात तो ये घटी है, थोड़ी सी बढ़ी है फिर घटी है, तो यहाँ पर ये ट्रेंड याद रखना जिगजैग है। और जो है आपका इस अगले साल का जो हमारा क्या है बजट एस्टिमेट, वो 2022-23 का 6.4% है। रिवाइज्ड एस्टिमेट में 2021-22 का 6.9 आया है। बजट एस्टिमेट जो था वो 2021-22 था, और मैंने जैसे शुरुआत में आपको बताया कि बजट में 3 सालों का डेटा होता है, तो जो एक्चुअल जो है 2020-21 का जो था वो 9.2% था। कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोन लिया गया था। रिवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करी जाए, अच्छा ये जितने भी डेफिसिट हैं, वित्तीय पोष, राजकीय जो है आपका डेफिसिट हो गया, राजकोषीय जो है घाटा हो गया, रिवेन्यू डेफिसिट हो गया, प्राइमरी डेफिसिट, इन सब की डेफिनेशन मैंने एक ऑडियो लेक्चर में टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें और आपके लिए बिल्कुल क्वालिटी मटेरियल जितना जरूरी सिर्फ उतना ठीक दिया जाता है। तो रिवेन्यू डेफिसिट देखिए लगातार गिरा है, तो ये ट्रेंड क्या है, लगातार नीचे जा रहा है। ठीक, हमारा 3.8 का लक्ष्य है, आपका बजट एस्टिमेट है 2022-23 में। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये है आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में ये होता है कि जो भी हम रेवेन्यू में खर्चे करते हैं, रेवेन्यू बजट में डे टू डे जो खर्चे करते हैं, लेकिन वो खर्चे किसी कैपिटल या फिर इनकम जनरेटिंग एसेट पे करते हैं, तो वो चीज़ें हटा दी जाती हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से और फिर नापा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये ऐसे ही जो है सारे ऑडियो लेक्चर जानने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। इसका लक्ष्य है 2.6। ठीक, और प्राइमरी डेफिसिट जो है उसका लक्ष्य यहाँ पे दिया गया है 2.8 का। तो फिर से रिवाइज करा देता हूँ। फिजिकल डेफिसिट 2022-23 में 6.4 का है, और आपका रेवेन्यू डेफिसिट 3.8 का है। आपका जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो है 2.6 का। ठीक, थोड़ा पिक्चर ऊपर नीचे हो गई है, तो देखिएगा 2.6 का, और प्राइमरी डेफिसिट जो है वो 2.8 का है। प्लीज़ भैया जी इसको याद कर लो, ऐसे ही आएगा। ठीक, इसके अलावा जो है पीएम गति शक्ति का देखा जाए यहाँ पर, तो नेशनल मास्टर प्लान है, वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, 25,000 किलोमीटर यहाँ पर आपके नेशनल हाईवे को कंप्लीट करना है, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाना, ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक होना चाहिए, पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क बनाना, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट होगा, रेलवे संबंधित बताया जा रहा है। पर 400 नए जनरेशन वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएंगी अगले 3 सालों में। आपका मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी होगी अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन के बीच में। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान, इसको पर्वतमाला बोला जा रहा है, और कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। ठीक, तो इसी के साथ में हम लोग का आज का बजट स्पेशल जो है ये आज का करंट अफेयर था। इसमें बजट से संबंधित मैंने बहुत सारी चीज़ें बहुत ही संक्षेप में और आप लोग का टू द पॉइंट कवर करने की कोशिश करिए। फिर भी आप लोग को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको मैं जो है डिस्कशन ग्रुप में ऑडियो लेक्चर के जो भी डाउट हो वो वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, और बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइव जो है बजट का जब स्पीच दिया थी तब आप लोगों के साथ साझा करी थी, उसको भी आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग एक्सरसाइजेज हैं। ठीक, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग 9650347272 पे जो है कॉल करके मैसेज करके टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए यूपीएससी का जो है नोटिफिकेशन आ गया है 2 फरवरी, कल आ गया था। तो आप लोग जो है 22 तारीख वैसे तो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रीलिम्स के लिए, बट मैं ये कहूँगा कि उससे पहले ही भर लीजिएगा। लास्ट टाइम का वेट मत करिएगा, 6 बजे तक है 22 तारीख को, उसका वेट मत करना। और यूपीएससी के लिए और बहुत जल्द यूपीपीएससी दोनों के लिए आसपास ही जो है मैं पेड ग्रुप भी चालू करूंगा। बहुत लोग कह रहे थे पेड ग्रुप से चलिए ताकि हम लोग जो है थोड़ा सा सीरियसली और ज़्यादा तरीके से वो कर सकें। तो चलिए ठीक है, वो ओपन किए जाएंगे, उसकी पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी बहुत ही जल्द और 3-4 दिनों में। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें जो है पेंडिंग हैं और उसको जो है प्रायोरिटाइज करके मैं आपको दे रहा हूँ। अभी इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ गया था इसलिए 1-2 दिन का यहाँ पर डिले हो रहा है, बट
बहुत जल्द जो है इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में क्वालिटी मटेरियल जिससे कि सिलेक्शन हो, ठीक है ना, पीएचडी नहीं। ठीक, बाकी लोग जो है मटेरियल की बौछार कर रहे हैं उनको करने दीजिए, और बाद में जो है वो खुद ही बनाए हुए मैसेजेस के बौछार कर देते हैं कि हाँ आपके फ्री मटेरियल से है, वो सब सब नौटंकी है। ठीक, तो उनके साथ आप चाहें तो उनसे मतलब उन लोग को भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे जिससे कि सिलेक्शन हो। ठीक, तो चलिए इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए और लाते रहेंगे। और मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमिक सर्वे का कल वीडियो दिया था, बजट का आज दिया है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इस पर टेस्ट मैं लूँगा, करवाऊँगा, तो अगर आपने ये वीडियो देखे हैं तभी आपके अच्छे से वहाँ पे टेस्ट में नंबर आएंगे, जो कि आने चाहिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।